बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे एक चोरी के बारे में। जी हाँ, कराची का पानी चोरी करके कराची वालों को ही फरोख्त करने का धंधा किया जा रहा है। शहरी अपने ही हिस्से का पानी महंगे दामों खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, जबकि पानी चोरी करने में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं और सबका इसमें हिस्सा भी मुकर्रर है। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा कोऑपरेटिव बैंक भी है जो पाकिस्तान के क़याम से पहले कायम हुआ था। 2001 में इसे ख़त्म कर दिया गया, 10 साल बाद फिर से फ़ाल कर दिया गया और फिर ख़त्म कर दिया गया। ये सारा मामला आखिर है क्या? मजीद इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहां पर मेडिकल स्टोर डिपो में करोड़ों रुपए की बेकायदगियां की जा रही हैं। खतीर रकम की बेकायदगियों और गलत इस्तेमाल का इंकशाफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश पर 5 साला खसूसी ऑडिट में हुआ है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कोयटा से शाह हुसैन तरीन। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का पानी चोरी करके इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि शहरी अपने ही हिस्से का पानी महंगे महंगे दामों खरीद कर पीने पर मजबूर हैं, जबकि पानी चोरी करने में बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं और सबका इसमें हिस्सा भी मुकर्रर है। और वाटर कॉरपोरेशन की बल्क सप्लाई लाइन से कई मकामात पर गैर कानूनी कनेक्शन लगाकर पानी को चोरी किया जाता है। पानी की खुले आम चोरी पर वाटर कॉरपोरेशन के आला अफसरान बिल्कुल खामोश हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची फरीद आलम से। जी फरीद, सबसे पहले इस मामले के हवाले से हमें बताइएगा, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता 10 साल से कराची का शहरियों का जो पानी है इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से चोरी करके कराची के ही शहरियों को टैंकर्स और सुजुकियों के ज़रिए महंगे दामों फ़रोख्त किया जाता है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 10 साल से कराची के शहरी पानी के लिए शदीद अज़ियत में मुब्तला हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची को यौमिया जो है तकरीबन 600 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, जिसमें से 550 मिलियन गैलन पानी धाबी जी से फराहम किया जाता है और 100 मिलियन गैलन पानी हब डैम से फराहम किया जाता है। धाबी जी से अगर हम कराची की बात करें तो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का ये फासला है। धाबी जी से जब पानी पंप किया जाता है तो कराची पहुंचने से पहले मुख्तलिफ मकामात पे वाटर कॉरपोरेशन की जो बल्क वाटर सप्लाई लाइनें हैं उनको पंचर करके उसमें से पानी चोरी कर लिया जाता है। इसी तरह हब डैम से अगर हम बात करें तो हब डैम से भी कराची का तकरीबन फासला 50 से 60 किलोमीटर है। हब डैम से जब पानी पंप किया जाता है तो नॉर्थ कराची पंपिंग स्टेशन तक पहुंचने तक उसमें मुख्तलिफ मुकामात पर इसी तरह लाइनों को पंचर किया जाता है। पंचर करने के बाद नीचे या तो घड़े बना दिए जाते हैं, बहुत गहरे गहरे, या टैंक बना दिए जाते हैं। उस टैंक में वो पानी जमा किया जाता है और वही पानी टैंकर्स के जरिए कराची के शहरियों को फरोख्त किया जाता है। अच्छा। अगर हम बात करें गुज़िश्ता 10 साल की तो जी गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान अगर हम बात करें तो ये सिलसिला इतना बढ़ चुका है अब के लोगों को अब अपने लिए पीने का पानी भी या तो मिनरल वाटर कंपनी की पानी से लेना पड़ता है या फिर वो फिल्टर प्लांट का रुख करते हो, वहाँ से अपना ही पानी पैसे देके खरीदते हैं और खरीद कर पीते हैं। इस हवाले से ये लोग कौन हैं जो कराची का पानी चोरी करके उन्हीं के शहरियों को बेच रहे हैं? ये कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, ये एक पूरी माफिया है जिसको सरकारी और सियासी सरपरस्ती हासिल है। इनके खिलाफ अभी चंद माह कबल बड़े पैमाने पर शहर में रेंजर्स के ताउन से ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में जब किया गया तो बड़े बड़े नाम सामने आए, बड़े बड़े ब्यूरो जो सरकारी अफसरान हैं उनके नाम सामने आए, कई सियासतदानों के नाम सामने आए, कई NGOs के नाम सामने आए, कुछ बासर लोगों के नाम सामने आए। क्योंकि देखें, पानी एक ऐसा कारोबार है जो हर इंसान की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को का फ़ायदा उठाते हुए जो माफिया है उसने मुख्तलिफ जो काम करते थे, जो हीरोइन का काम करते थे, जो मंशियात का काम करते थे, जो असले का काम करते थे, उन्होंने वो काम छोड़ के टैंकर खरीद लिया और टैंकर खरीदने के बाद यही पानी वो टैंकर के जरिए शहरियों को फरोख्त करते हैं। इस वक्त कराची शहर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार वाटर टैंकर्स हैं जो ये पानी शहरियों को फरोख्त करते हैं। ऐसे कौन से आनी हाथ है जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं? अगर मेयर कराची भी यहाँ पर बेबस दिखाई देंगे तो फिर इस तमाम चोरी का सद्देबाब कैसे होगा?
देखिए, ये जो माफिया है, इस माफिया को सियासी सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि इस पानी से बेइंतहा पैसा हासिल होता है। पानी के पैसे का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि पानी का पैसा जो है इस वक्त क्या कर रहा है। पानी से महीने में कम से कम जो कराची में अगर हम 6,000 टैंकरों को सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए पानी भर के दे तो 50 लाख गैलन पानी होता है। 6,000 टैंकर में जाता है 1,000 गैलन के हवाले से। लेकिन जब ये पानी कमर्शियल सनतों को जाता है तो वही 1,000 गैलन जिसकी 1,560 रुपये कीमत है वो सनतों में जाता है 4,000 रुपये में। घरेलू सारिफ को जाता है वो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में। तो तकरीबन ये जो 50 लाख गैलन पानी है इसकी महीने के अगर हम पैसे लगाएं तो 3.5 से 4 अरब रुपए का ये पानी बनता है। जो पूरे महीने ये चोरी किया जाता है 3.5 से 4 अरब रुपए। जब ये 3.5 से 4 अरब रुपए माफिया हासिल करती है तो माफिया ने अब खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखने के लिए बालियाज़ ओहदा सबका हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। ये पैसा जो है वाटर कारपोरेशन से लेके बड़े बड़े ऐवानों तक के जो है वहां तक जाता है। इस वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कार मौजूद नहीं है कराची में कि टैंकर माफिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और हुकूमत की जानिब से जो है वो वाटर सप्लाई उसको बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल, एक वाहिद तरीका है कराची में पानी चोरी करने का रोकने के लिए कि जो हाइड्रेंट्स है इनको ख़त्म कर दिया जाए। हाइड्रेंट्स को कराची में जो 600 मिलियन गैलन पानी आता है उसमें से तकरीबन 12 से 14 मिलियन गैलन टैंकर्स को पानी सप्लाई किया जाता है। कराची के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ वाटर कारपोरेशन का नेटवर्क ही नहीं है, खास करके जो कराची के टेल एंड एरिया है, जो ऊंचाई वाले मकामात हैं वहाँ पर पानी का नेटवर्क नहीं है, जिसके लिए ये टैंकर सर्विस शुरू की गई थी कि जिन इलाकों में वाटर कारपोरेशन का नेटवर्क नहीं है उन शहरियों को सहूलत पहुंचाने के लिए टैंकर सर्विस शुरू की गई थी। लेकिन अब ये टैंकर सर्विस बाअसर लोगों की कमाई का जरिया बनी हुई है। इस टैंकर सर्विस की वजह से इस वक्त भी कराची, आधा शहर कराची जो है पानी से महरूम है। ये वही शहरी हैं जो अपना पानी टैंकर के जरिए खरीदते हैं। अब शहरी जब मुतालबा करते हैं कि इलाकों में पानी नहीं आता, लेकिन उन्हीं इजला के हाइड्रेंट्स के अंदर पानी वाफिर मकदार में मौजूद होता है। देखिए, पानी तो सिस्टम में मौजूद है, पानी शहरियों को नहीं पहुंच रहा है। अगर हब डैम से मंगो जो नॉर्थ कराची पंपिंग स्टेशन है इसकी लाइन को ओपन रखा जाए और यहाँ पर सर्वेलेंस और विजिलेंस का निज़ाम शुरू कर दिया जाए तो पानी चोरी को रोका जा सकता है। इसी तरह धाबे जी से किरायानी के तक जो पानी आ रहा है 80 किलोमीटर का ये फासला है। ये खास करके जो नशेबी इलाके, जो नदियाँ यहाँ से बीच में पड़ती हैं, जो खेत खलियानों से लाइनें वाटर कारपोरेशन की गुजर रही है, वहाँ पर चोरी किया जाता है। इंतहाई ताकतवर लोग हैं, वो ऑपरेशन करने नहीं देते। बात तो फरीद किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि कराची में पानी चोरी किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत पानी चोरी रोकने के लिए क्या कोई इक़दामात कर पाई है और उन पर अमल दरामद करवा पाई है? देखिए, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 10 साल में कोई मौसर इक़दाम सिवाय इस रेंजर्स ऑपरेशन के कोई भी नहीं किया गया। अगर वाटर कारपोरेशन और सिंध गवर्नमेंट चाहे तो ये पानी की एक खतरा भी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम सूबे के अंदर सिंध हुकूमत की गवर्नमेंट है, पुलिस सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होती है, मुख्तलिफ इदारे सूबाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई पानी चोरी रोकने के लिए नहीं की गई है। हत्ता कि जो पानी की लाइनें फट रही हैं उसके खिलाफ भी जो तहकीकाती कमेटियाँ बनाई गई थी वो भी अभी तक किसी नतीजे में नहीं पहुंची गई है। अभी गर्मी का मौसम है, टैंकर्स ने खुद जो है टैंकर की कीमत में इजाफा कर दिया है, जिस पर 10 रोज पहले कमेटी बनाई गई थी मेयर कराची की हिदायत पर, उनको पाबंद किया गया था कि जो टैंकर्स ने जो सरकारी हाइड्रेंट से टैंकर भर रहे हैं उन्होंने टैंकर की कीमत में जो इजाफा किया है, कैसे किया, किसकी इजाजत से किया है, क्योंकि जब ये ठेके दिए गए कमेटी बनाने से कोई खास फायदा हुआ या नहीं हुआ फरीद, बस इतना बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी टैंकर जो है 1560 वाला टैंकर 3500 रुपए में कराची के शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। सिर्फ कमेटी बनाई गई है। बड़े ही अफसोस की बात है, पानी जो कि सबकी बुनियादी जरूरत है और सबको मिलना चाहिए वही नहीं मिल पा रहा है। अब जो टैंकर सर्विस है वो टैंकर माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। अगर अब भी हुकूमत पानी चोरी रोकने में नाकाम रही तो बहुत ही मुश्किलात बढ़ जाएंगी और कराची के लोग पीने के पानी से भी महरूम हो जाएंगे। हुकूमत को ठोस इक़दाम लेने चाहिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा कोऑपरेटिव बैंक भी है जो पाकिस्तान के क़याम से पहले कायम हुआ था। 2001 में उसे ख़त्म कर दिया गया, 10 साल बाद फिर से फ़ाल कर दिया गया और उसके बाद फिर से ख़त्म कर दिया गया।
मगर इसके दफातर अब भी मौजूद हैं, बैंक के मुलाजमीन भी मौजूद हैं, बैंक की इमारत भी मौजूद है। इस सारे अरसे में बैंक की कारकर्दगी ये रही है कि ना तो ज़मींदारों को दिए गए कर्ज़ों की मुकम्मल रिकवरी हो सकी है और ना ही इस बैंक का बुनियादी मकसद पूरा हो सका है। इस बारे में मजीद बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो मुमताज़ बंगिश से। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताइए ना कि ये बैंक कब कायम हुआ था, इसका मकसद क्या था, ज़रा इसका पस मंज़र बताइए। शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो पाकिस्तान बनने से पहले फेडरल कोऑपरेटिव बैंक कायम किया गया था और उस वक्त ये बैंक जो था ये 1925 के एक्ट के रोशनी में कायम किया गया था, जिसके बाद जब पाकिस्तान बना तो सूबों में भी कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए और उस वक्त चूँकि शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था तो यहाँ फ्रंटियर कोऑपरेटिव बैंक के नाम से एक बैंक बनाया गया। लेकिन बाद में 1976 में जब फेडरल कोऑपरेटिव बैंक लिक्विडेट हो गया तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का जो फ्रंटियर कोऑपरेटिव बैंक था उसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन सूबे ने इस बैंक को काफ़ी हद तक चलाया। 2001 तक तो ये बैंक चलता रहा। इस बैंक में जो ज़मींदार थे या जो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थे उनको सॉफ्ट लोन्स ये इस बैंक की जानिब से दिए जाते थे। तो ये सिलसिला 2001 तक जारी रहा। 2001 के बाद इस बैंक को फिर लिक्विडेट किया गया और बैंक ऑफ खैबर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस बैंक का लिक्विडेटर रहे। लिक्विडेटर का मतलब ये है कि लिक्विडेटर ही ने ये सारे फ़राइज़ सरअंजाम देने थे। इस बैंक के ख़त्म होने के बाद जितनी रिकवरी थी उसकी जिम्मेदारी भी निभानी थी, इसके जितने असासे थे वो भी बेचने थे और फिर मुताल्लिका जो शेयर होल्डर थे और जो हुकूमत के ज़ाहिर है उसके ज़्यादातर शेयर थे तो उसको देने थे। लेकिन ये अमल जो था ये 10 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मतलब 2001 को जब ये लिक्विडेट किया गया था, बैंक मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो गया था, तो उसके बावजूद ये बैंक जो है 2011 तक इसी तरह गैर फ़ाल रहा। लेकिन 2011 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको एक बार फिर फ़ाल बना दिया। ये बैंक जो है जो अभी आप बता रहे थे कि इस बैंक को 2001 में ख़त्म कर दिया गया, उस वक्त इसे ख़त्म करने की क्या वजह थी? असल में 2001 में इसलिए इस बैंक को उस वक्त ख़त्म किया गया था कि उस वक्त के गवर्नर ने ये कहा था कि ये बैंक जो है उसकी जो बुनियादी उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। इसके अलावा वहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा आम थी और करप्शन भी उरूज पर थी। तो उस वक्त ये कहा गया कि इस बैंक की फ़ायदे की बजाय इसका नुकसान हो रहा है, तो इस बैंक की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। चूँकि उसका अपना मकसद था वो फौत हो गया था, तो इसलिए उसने फौरी तौर पर इस बैंक को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2011 में फिर महसूस हुआ कि चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और ज़मींदारों को सॉफ्ट लोन की ज़रूरत है, बग़ैर सूद के कर्ज़ों की ज़रूरत थी, तो उस वक्त ये वाहिद एक ज़रिया था कि जिसके ज़रिए इसके कर्ज़े दिए जाते थे। ये बैंक चूँकि पहले फेडरल जो जिस तरह मैंने बताया कोऑपरेटिव बैंक के तहत काम करता था, लेकिन बाद में सूबे के पास आ गया तो इसके ज़रिए हुकूमत ग्रांट देती थी, उसमें सीट बनी रखती थी और उसके बाद ये ज़मींदारों को सॉफ्ट लोन देती थी। तो 2011 में भी इसको के लिए इस बैंक को बंद किया गया था, ख़त्म किया गया था। 2001 से 2011 तक तो ये बैंक बिल्कुल गैर फाल रहा। 2011 तक जब लेकिन हमें तो ये भी पता चला है कि जब इस बैंक को खत्म कर दिया गया था तो उसके मुलाजमीन मौजूद रहे थे। वो क्यों मौजूद रहे और ये बैंक मुकम्मल तौर पर बंद क्यों नहीं हुआ था? आपकी बात बिल्कुल सही है। 2011 में जब ये बैंक ख़त्म हो गया तो उस वक्त भी उसके जो मुलाजिमीन थे वो मौजूद थे। कुछ को गोल्डन हैंड शेक दिया गया, अगरचे उस वक्त सैकड़ों में मुलाजिमीन थे, लेकिन पास को जब गोल्डन हैंड शेक दिया गया तो थोड़े से रह गए। लेकिन इसके बावजूद 10 साल तक तो चाहिए था कि इसकी जितनी भी असासे थे उनको डिस्पोज ऑफ करते और फिर ये बैंक मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो जाता और ख़त्म हो जाता। लेकिन मसला ये हुआ कि 2011 में इसको जब फिर फ़ाल बना दिया गया तो महकमा कानून ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और 2012 के बाद फिर तरह से डिसफंक्शनल हो गया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से उनको ग्रांट मिलते रहे और 80 करोड़ रुपए की सीड मनी दी गई। उस सीड मनी का मकसद ये था कि इससे ज़मींदारों को जो छोटे कर्ज़ों का जो सिलसिला था वो शुरू होना था और इसके अलावा भी इसने जो अपनी जो मकसद के लिए बैंक बनाया गया था वो मकसद इसने पूरा करना था। 2015 में हुकूमत बदल गई और जब नई हुकूमत को ये मालूम हुआ कि ये बैंक जो है उसी तरह से उसके जो मकसद है, उसकी जो परफॉर्मेंस उसी तरह है जो 2001 में थी, जिसकी वजह से ख़त्म किया गया था,
तो हुकूमत ने जब ये पूछा कि जो 80 करोड़ रुपए दिए गए थे वो कहाँ हैं, तो ये बताया गया कि 80 करोड़ रुपए बैंक में रखे गए हैं और उस पर मुनाफा आ रहा है। मतलब जिस मकसद के लिए ये अमाउंट दी गई है जमींदारों को कर्ज देने के लिए, उससे उस अमाउंट को बैंक में रखा गया था सिर्फ इसलिए कि इस पे मुनाफा है। हुकूमत ने फौरी तौर पर वो जो सीट बनी थी 80 करोड़ रुपए की वो मुनाफे समेत उनसे वापस ले ली। उसके बाद ये बैंक जो है गैर फाल हो गया और अभी तक लिक्विडिटी में है। और ये बैंक अगरचे उसकी मुलाजिमीन मौजूद हैं, लेकिन मुलाजिमीन के अलावा फरजाना मैं ये बात बताऊं कि सिर्फ ये नहीं कि इसके दफातर मौजूद हैं। अच्छा। 4 रीजन में बाकायदा तौर पे बैंक्स मौजूद हैं। मतलब बैंक का मतलब ये है कि वहां से लोगों को, जमींदारों को, सोसाइटीज को कर्जे देने हैं, लेकिन कर्जे तो नहीं दे रहे हैं, जिसका अक्सर मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। इसके बावजूद 10 साल बाद कर्जे तो दिए नहीं जा रहे हैं, फिर वो वर्किंग कैसे कर रहा है और वो जो मुलाजमीन वहां पर मौजूद हैं उनकी तनख्वाहें कहां से जा रही हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके काफ़ी असासे हैं, इस बैंक के बिल्डिंग्स हैं, उसके किराए आ रहे हैं। इसके अलावा अजीब बात यह है कि जो असासे हैं, जो किराए आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है वो ले रहे हैं और अपने मुलाजिमीन को दे रहे हैं। बात इस पर भी खत्म नहीं होती। चाहिए यानी कि मुमताज अपने लिए ही कमा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। अपने लिए ये वाहिद महकमा है कि अपने लिए कमा रहा है और खुद ही खा रहा है। हालांकि इसका इनको इख्तियार इसलिए नहीं है कि ये असासे ये इनके पास अब रहने ही नहीं चाहिए। जब बैंक है ही नहीं तो फिर असासों की क्या जरूरत है? असासे तो डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। लेकिन मसला ये सिर्फ ये नहीं, अब मजीद मुलाजिमीन भर्ती की जा रहे हैं। अब अगर मुलाजिमीन भर्ती होने ही हैं तो इसका मतलब ये है कि बैंक का अपना मकसद तो पूरा हो ना। काम सिर्फ ये है कि भाई बिल्ली वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले बैंक को चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर दोबारा फाल किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2011 में इसको फाल बनाया था तो उस वक्त क्या फंड्स की कमी थी या कोई और मसला था कि ये फाल नहीं हो सका था? नहीं, फंड्स की कमी का बिल्कुल मसला नहीं था। जिस तरीके से इस बैंक को चलाना था उस वक्त की हुकूमत ने पूरी ईमानदारी के साथ उसे चलाने की कोशिश की। 80 करोड़ उस वक्त कोई कम चीज़ नहीं थी। मतलब 1 अरब रुपए तकरीबन बनते हैं, 1 अरब रुपए हुकूमत ने उसको दिए हैं, लेकिन उसने बजाय इसके कि उससे बैंक के मफाद में इस्तेमाल करते, ज़मींदारों के और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो छोटी छोटी बनाई गई हैं उनके मफादात के लिए इस रकम को वो इस्तेमाल करते, उन्होंने उसे बैंक में रख दिया। जब बैंक में रख दिया तो ज़ाहिर है उसका वो फ़ायदा तो नहीं हुआ, बैंक की परफॉर्मेंस ही नहीं रही। क्योंकि बैंक का काम तो ये नहीं है कि आप पैसे लेके किसी कमर्शियल बैंक में रख दें ताकि उस पर आपको सूद आए और वो सूद आप अपने उससे अखराजात पूरी करें। अगर अपने अखराजात ही पूरी करने हैं तो फिर बैंक बनाने का फायदा क्या है? की जा रही थी वो किस बेस पे की जा रही थी? जब बैंक ही खत्म हो गया तो फिर भर्ती किस बुनियाद पर हो रही थी? यही तो बात है। इनके जीएम जो हैं ज़ोएब, उनका कहना यह है कि ये बैंक का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमने ये जो बैंक कायम किया है बस वो कर्जे नहीं दे रहे हैं तो बैंक बंद हो गया। अब उनके असासे हैं, उस असासों की हमने हिफाजत ही करनी है। तो बकौल उनके इन असासों की हिफाजत की जो वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो सिर्फ इस लिहाज से निभा रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो मुलाजिमीन हैं वो बैंकों में बैठे रहेंगे ताकि जो असासे मौजूद हैं बस उसमें बैठे रहे, वो महफूज हैं। हालांकि ये तरीका तो नहीं होता। जब एक इदारा बंद हो जाता है तो उसके असासे जो हैं वो ज़ाहिर है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसको बेचा जाता है या किसी और इदारे के हवाले कर दिया जाता है, बजाय इसके कि आप उसके लिए अलग मुलाजिमीन रखें और उनसे वो उन इदारों की चौकीदारी करवाएं। तो बैंक का मकसद तो चौकीदारी करना है ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि बैंक अभी डिसफंक्शनल है, लिक्विडिटी में है, लिक्विडेट किया गया है, लेकिन उसके जो असासे हैं वो अब भी मौजूद हैं। वहाँ 4 रीजन में मुकम्मल तौर पर बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पे मुलाजिमीन मौजूद हैं, लेकिन बैंक का जो मकसद है वो पूरा ही नहीं हो रहा। अब चले मुमताज, हम जीएम साहब से खुद ही पूछ लेते हैं, हमने उनसे राब्ता किया। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर ज़ुहैब अली जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमें ये बताएं कि जब बैंक लिक्विडेट हो गया, काम नहीं कर रहा, तो फिर नई भर्तियों की क्या जरूरत पड़ गई? बात इस तरह है कि ये तो अगर नीड बेसिस के ऊपर अगर मुलाजमीन, क्योंकि अब बैंक है वो तो 2001 से जो है तो लिक्विडेट हुआ है, 2001 से लिक्विडेट हुआ है, तो फिर तो इसके अंदर कुछ लोग हैं कोई रिटायर हो जाते हैं, तो नीड बेसिस के ऊपर अगर किसी की जरूरत होती है तो भर्ती की जाती है। अब वैसे तो नहीं है ना, बैंक के एसेट्स है उनको भी तो देखना होता है। 2011 में जब बहाल हुआ तो 2011 में बहाल होने के बाद इसके ऊपर लॉ डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्वेशन लगा दी। जब लॉ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर रिवाइवल के ऊपर ऑब्जर्वेशन लगा दी, 2015 में कैबिनेट ने दोबारा डिसीजन लिया और बैंक को दोबारा लिक्विडेट कर दिया। तो अभी तक ये लिक्विडेशन में ही है।
ये बताएं कि अभी क्या कोई भर्तियां हुई भी हैं और या फिर मजीद भी कहा जा रहा है कि भर्ती की जाएगी, आपने भी बात सुनी है उनकी? जी बिल्कुल, ये उनका तो यही कहना है, वो तो यही कह रहे हैं, यही मान रहे हैं कि हाँ बैंक को चलाना होता है, बैंक के ये असासे होते हैं, लेकिन ये कोई, मेरा ख्याल है ये कोई इसके लिए कोई वजह नहीं हो सकती कि बैंक के मुलाजमीन हमने इसलिए लेने हैं कि बैंक को चलाएं। हालांकि जब बैंक किसी इदारे, किसी महकमे, किसी सरकारी महकमे को नहीं चलाना, ये बैंक को चलाना है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। और दूसरी बात यह है कि अभी इस साल के शुरू में एक इश्तिहार किया गया था, इन्होंने कुछ लोग लेने थे, बल्कि कुछ लोग लिए भी हैं, 2024 में भी इन्होंने कुछ लोग लिए हैं। अब 2015 के बाद इनके पास बैंक चलाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जब बैंक चलाया ही नहीं जा रहा तो फिर ये मुलाजिमीन, नए मुलाजिमीन भर्ती करने की बिल्कुल मुमताज, ख्याल है इसकी कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो उनको दिए गए फंड्स भी वापस ले लिए थे, तो कैसे चला रहे हैं अब वो इस बैंक को? बिल्कुल, जितने भी ये फंड्स उन्होंने दिए थे, और वो तो अब दे रहे, 2015 में लिए गए थे, अब ऑलमोस्ट मजीद 10 साल पूरे हो गए हैं। अब सिर्फ ये लोग जो है, जिसमें जितने मुलाजिमीन हैं, उनके फ़ायदे के लिए ये बैंक मौजूद है, इसका किसी को इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक असासों की बात है, जब बैंक मौजूद ही नहीं है तो फिर इसके असासों की मौजूदगी की क्या वो बनती है? ये तो चाहिए है कि जो डिपार्टमेंट है, जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसके अलावा क्या करना चाहिए? वो तमाम असासे जो इस बैंक की मिल्कियत हैं, उन असासों को क्या जब्त कर लेना चाहिए या फौरी तौर पर हुकूमत जो है अपनी तहवील में ले ले? उनको क्या करना चाहिए? नहीं फरजाना, असल में तरीक़ाकार ये होता है कि जब लिक्विडिटी में बैंक चला जाता है और इसका लिक्विडेटर मुकर्रर किया जाता है, तो ये लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो असासे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, कि जिसमें कोई नुकसान भी ना हो, उसको डिस्पोज ऑफ कर ले, उसको बेचे, उसको किसी को दे। और असल जो एक और चीज़ है इसमें फरजाना, यहाँ जो बैंक ने माजी में कर्जे दिए थे, वो जब लिक्विडेटर मुकर्रर किया गया तो इसका मकसद यही था कि उसके मुलाजमीन अभी मौजूद है और वो कर्जे लोगों से वापस उसकी रिकवरी करा लें, लेकिन वो रिकवरी भी नहीं हो सकी अभी तक। मतलब सालों साल गुजर गए, वो रिकवरी भी नहीं हो सकी। तो ये स्टाफ बैठा किस लिए है? अगर इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं तो किस चीज़ की तनख्वाहें दी जा रही है? सिर्फ बैंकों के असासों की चौकीदारी की तनख्वाह तो नहीं दी जाती। अगर वो रिकवरी भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह कि जो असासे मौजूद है बिल्डिंग्स की सूरत में या किसी और सूरत में, वो तो जाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ वो तो डिवैल्यू हो रहे हैं। अब वो भी डिवैल्यू कर रहे हैं और रिकवरी कर नहीं पा रहे हैं। अगर रिकवरी हो भी जाती है, बैंक का क्या फायदा? और इसमें मजीद मुलाजिमीन वो कॉन्ट्रैक्ट पे लें या रेगुलर बेसिस पे लें, उसकी लेने की क्या ऐसी मतलब वजह हो सकती है कि ये लोग लेते जाएं और उस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उधर ही मौजूद रखें और उसमें मुलाजिमीन भी रखें, वो खुले रहें। वहाँ पे ज़मींदार है, उनको कहेंगे नहीं आपकी मदद तो हम नहीं कर सकते, जिस मकसद के लिए बैंक बनाया गया था वो मदद तो नहीं कर सकते, बस हम ऐसे ही उसमें बैठे हैं। अच्छा मुमताज़, मुझे ये बताएं कि बैंक काम भी नहीं कर रहा है और किसी किस्म की वहाँ से रिकवरी भी नहीं की जा रही है। अगर रिकवरी हो जाती है तो फिर वो अमाउंट किस तरह से यूटिलाइज की जाएगी, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसका? जी फरजाना, बिल्कुल जो रिकवरी होती है, ज़ाहिर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वो जो कर्ज़े हैं वो दिए गए हैं, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को ही वो रिकवरी की जितनी भी अमाउंट है वो जाएगी। इसके अलावा भी उसके और भी कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो वो लाइबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। इसके अखराजात हैं, इसकी तनख्वाहों का बहुत बड़ा बिल है, चूँकि ये ऑटोनमस एक इदारा है तो इसलिए ये जितने भी अखराजात हैं वो भरने पड़ते हैं। अब तो जितनी भी इसके एसेट्स हैं उससे पूरे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी इमारतें हैं वो किराए पर दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसकी लाइबिलिटीज़ भी हैं तो वो भी पूरी करनी होती हैं। तो रिकवरीज़ तो ज़रूरी हैं, लेकिन मसला यह है कि रिकवरीज़ की राह में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो तमाम लोग जो कई बरस पहले वो अपने कर्जे ले चुके हैं, तो ज़ाहिर है उनमें से कुछ ज़मींदार ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, तो उनसे रिकवरी करना कोई आसान काम नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो बरसों पुराने कर्जे हैं उसकी रिकवरी करना इतना आसान काम नहीं है। अगर रिकवरी ये कर सकते तो शुरू में जब ये बैंक मुकम्मल तौर पर फ़ाल था उस वक्त ये रिकवरी हो जाती, फिर उसके बाद भी 10 साल का टाइम था उसमें वो रिकवरी कर जाते। 2011 में जब फ़ाल हो गया तो उस वक्त ये रिकवरी हो जाती है, लेकिन ये जो है ना ये काम इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छा मुमताज़, ये जो सारी सिचुएशन आपने हमारे सामने रखी है कि बैंक जो है वो फ़ाल भी है और फ़ाल नहीं भी है, तो मुझे बताएं कि मौजूदा सिचुएशन क्या है इस वक्त बैंक की? मौजूदा सिचुएशन ये है कि बैंक तो मौजूद हैं, उसमें वो लोग भी हैं, मुलाजिमीन भी हैं, उनका हेड ऑफिस भी मौजूद है,
और जिस तरह OGM से आपने बात की, वो कहता है कि नहीं, बैंक तो लिक्विडेट हो चुका है, अब अगर बैंक है ही नहीं तो हम फिर क्या काम करें। जाहिर है जब बैंक ही नहीं है, लिक्विडेट हो चुका है, तो हुकूमत उनको फंड क्यों फराहम करे कर्जों के लिए। लेकिन हाँ। जब हुकूमत फंड्स फराहम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बैंक को लपेटना चाहिए फिर इसको, फिर इस बैंक की मौजूदगी, और फिर माजी में जिस तरह से इसके मुलाजिमीन थे उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया था, या तो उसको इन मुलाजिमीन को सरप्लस पूल में डालना चाहिए और या फिर उनको गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग करना चाहिए। मतलब ये एक इजाफी बोझ है जो खजाने पे मुसलसल पड़ रहा है, और उसके जो असासे हैं अगर वो गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाएँ तो उससे वो ज़्यादा इसको मुफीद बनाया जा सकता है, और वो हुकूमत के काम भी वो असासे आ सकते हैं। लेकिन अब कितने मुलाजमीन हैं जो इस वक्त इस गैर फाल बैंक में काम कर रहे हैं? इस बैंक में तो बहुत सारे मुलाजिमीन हैं। पेशावर में भी इनका एक ब्रांच है, उस भी मुकम्मल तौर पर उसमें मुलाजिमीन मौजूद हैं। मनसेरा में भी है, मर्दान में भी मौजूद है। 4 रीजन्स में इसकी मुलाजिमीन हैं और वो बैंक में मौजूद है। इसके अलावा इनका एक हेड ऑफिस भी है जिसमें बाकायदा तौर पर इनका एक GM भी मौजूद है और उसके साथ उसके मुलाजिमीन भी मौजूद हैं। तो ये जो सिलसिला है ये अभी तक जारी और सारी है, और जब तक इस बैंक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए कोई हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जाते, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जिस तरह 10-10 साल बगैर फंक्शन के ये बैंक चलता रहा पहले, और फिर 10 साल अभी मजीद भी पूरे हो गए। इस तरह मेरा नहीं तो ख्याल हुकूमत ये जो फाल गैर फाल वाला खेल खेल रही है, इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं लिए जा रहे हैं मुमताज़? चूँकि बैंक के अपने मुलाजिमीन हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, उनका अपना फ़ायदा है, उनकी तनख्वाहें चल रही हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, तो क्यों वो अपनी तनख्वाहें बंद करके अपना रोज़गार ख़त्म करके हुकूमत को कोई ऐसी तजवीज़ देंगे कि ये बैंक इसको लपेट दें जब बैंक फंक्शनल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर देखा जाए तो हुकूमत भी आंखें मूंदे बैठी है। मुमताज़, हुकूमत भी आंखें मूंदे बैठी है। हुकूमत को आंखें खोल लेनी चाहिए। बैंक बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन यहाँ पर बैंक चलाया जा रहा है मुलाजमीन के अखराजात के लिए। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जाकर इसका सदेबाब करना चाहिए। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के जिस भी हिस्से में कोई मसला है उस मुद्दे को हम ज़रूर उठाएं और उसका कोई सदेबाब किया जाए, उसका हल निकाला जाए। हमने बात की सिंध की, KP की, और अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। तो आपको बताएं कि बलूचिस्तान का जहां पर मेडिकल स्टोर जो है उसका डिपो, उसके अंदर बाकायदगियां हुई हैं। मेडिकल स्टोर डिपो बलूचिस्तान में माली साल 2017 से 2022 के दौरान अरबों रुपए से जायद की बेकायदगियां और मशकूक अखराजात का इंकशाफ सामने आया है। आपको बताएं कि खतीर रकम की बेकायदगियों और गलत इस्तेमाल का इंकशाफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश पर 5 साला खुसूसी ऑडिट में हुआ है। मजीद इस बारे में बताने के लिए ज्वाइन किया है कोयटा से शाह हुसैन तरीन ने। शाह हुसैन, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये सारा मामला सामने कैसे आया है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला उठाया गया था चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सूबे के मुख्तलिफ इशूज़ पे काम करती हैं, हुकाम को तलब करती हैं, ऑडिट कराती है, वसाइल के इस्तेमाल का एक तरीक़ाकार जो है ना वो तय करती है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो ये हेल्थ का एक इशू उनके सामने आया, और ख़ास कर जो मेडिकल स्टोर डिपो है, ये सरकारी अस्पतालों में अद्वियात, मेडिकल और सर्जिकल आलात की ख़रीदारी का एक इदारा है मेडिकल स्टोर डिपो, जो कि ये काम करती है। तो 2017 से 2022 तक 5 साल इसकी कारकर्दगी का एक स्पेशल ऑडिट कराया गया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश पर ऑडिट हुकाम ने। उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, ये सारी बेकायदगियाँ सामने आई और मशकूक ख़रीदारी भी सामने आई। करोड़ों रुपए की उसमें बेकायदगियाँ सामने आई हैं। कुछ ऐसे अखराजात भी किए गए हैं, ख़रीदारी भी की गई जिनका MSD के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया MSD हुकाम की तरफ से। तो इसमें ये कि न सिर्फ कोयटा बल्कि अंदरून बलूचिस्तान जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कोयटा के बड़े अस्पताल हैं जिनको टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स कहा जाता है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स है, RHCs है, यानी BHU लेवल तक की ख़रीदारी भी MSD से होगी जाती है अद्वियात की मद में। तो ये जब ऑडिट कराया गया और MSD हुकाम को तलब किया गया
तो उनसे जो सवालात उठाए गए इस हवाले से उनमें से बहुत से सवालात के ना तो उनके पास जवाब थे और ना उनके पास कोई रिकॉर्ड था। मिसाल के तौर पर कुछ ख़रीदारी की गई थी अद्वियात की मद में 18 करोड़ रुपए का एक खती रकम है इसकी, उससे मुतालिक जब रिकॉर्ड उनसे तलब किया गया तो ऑडिट हुकाम वो रिकॉर्ड पेश ना कर सके, ये MSD के हुकाम ऑडिट हुकाम को रिकॉर्ड पेश ना कर सके। क्या इस चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं की जाती कि वहाँ पर सामान मौजूद है, नया खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? जी फरजाना, ये ऐसा होता है कि MSD जब अद्वियात ख़रीदती हैं उसके लिए एक परचेज़ कमेटी तश्कील दी जाती है। वो परचेज़ कमेटी वो निज़ामत सेहत यानी हेल्थ डायरेक्टरेट के आला हुकाम और मेडिकल स्टोर डिपो के हुकाम पर मुश्तमिल होती है और बाज़ औक़ात इसमें जो बड़े हस्पताल हैं उनके सरबराहान को भी शामिल कर लिया जाता है। ये परचेज़ कमेटी फिर सिफारिशात तलब करती हैं अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से, तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स है DHQ से, कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, अद्वियात की मद में, मेडिकल आलात और सर्जिकल आलात की मद में उनकी क्या ज़रूरियात है। वो सिफारिशात भेजते हैं परचेज़ कमेटी को। फिर परचेज़ कमेटी उसकी रोशनी में, उन सिफारिशात की रोशनी में बजट को देखते हुए, जो हेल्थ के लिए बजट एक मुख्तस होता है, उस बजट को देखते हुए फिर अद्वियात ख़रीदी जाती है। मगर इसमें ये होता है चूँकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उसमें कि जैसा कि अभी जो ऑडिट हुकाम की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है कि बाज़ अस्पतालों में तो अद्वियात पड़ी रही मगर उन्होंने ज़ायद डिमांड की और MSD की तरफ से भी उनको अद्वियात भेजी गई। यानी कि मिस मैनेजमेंट की ये हालत है कि अस्पताल एक जो बड़ा अस्पताल है, सिविल अस्पताल की मैं एक मिसाल लूँगा, यहाँ से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल तक एक मिस मैनेजमेंट की एक ऐसी सूरत हाल है कि ना तो वो अद्वियात मुस्तहिकीन तक पहुँचते हैं और ना वो मेडिकल आलात बर वक्त इस्तेमाल होते हैं, ना सर्जिकल आलात जो एमरजेंसी के शोबे होते हैं। बाज़ औक़ात तो एमरजेंसी के शोबों में भी ये चीज़ें दस्तयाब नहीं होती और मरीज़ जो है वो जाके प्राइवेट अस्पताल अच्छा शाह हुसैन, चूँकि ये मामला सामने आता है खुल के, तो इन बेकायदगियों में किसको जिम्मेदार ठहराया गया है और उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी होगी या फिर मामला ख़त्म समझा जाएगा? जी, ये जो ऑडिट हुकाम ने कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं और हुकूमत को भेज दिए हैं, वो सिफारिशात बलूचिस्तान हुकूमत को कि ये जो बेकायदगियाँ हुई हैं, पहले तो ये कि इसकी तहकीकात कराएँ और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, और दूसरा ये कि दूसरी सिफारिश ये कि हुकूमत आइंदा के लिए जो भी अद्वियात ख़रीदती हैं MSD के थ्रू ख़रीदती हैं या कोई और स्पेशल कमेटी होती है उसके थ्रू ख़रीदती हैं, उसमें शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाएँ कि उसमें शफाफियत हो और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ख़रीदी जाएँ। ऐसा ना हो कि एक चीज़ स्टॉक में मौजूद हैं, करोड़ों रुपए की चीज़ें मौजूद हैं मगर वो फिर डबल ख़रीदारी की जाती है, सिर्फ वसाइल का ज़िया होता है। अगर कहीं पे किसी चीज़ की कमी है उसको पूरा किया जाए, अगर किसी जगह पे अस्पताल में अद्वियात की कमी है उसको पूरा किया जाए, मगर ये कि उसमें शफाफियत लाई जाए। ये सिफारिशात ऑडिट हुकाम की तरफ से हुकूमत को भेजी गई है। अब हुकूमत का ये काम है कि वो इन सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात उठाएँ, उसकी तहकीकात कराएँ कि जो भी इसके ज़िम्मेदार है, चूँकि मैंने पहले बताया कि इसमें निज़ामत सेहत के जो आला हुकाम है या MSD के हुकाम हैं, इंतज़ामी तौर पर तो ये मामलात ये दो इदारे देखते हैं, तो ज़िम्मेदारान का तयन भी इन इदारों में से ही होगा। अगर हुकूमत इसकी शफाफ तहकीकात कराएँ, यकीनन निज़ामत सेहत और MSD के हुकाम इसके ज़िम्मेदार होंगे। 2017 से 2022 तक कौन तैनात था, परचेज़ कमेटी में कौन शामिल थे, ये सारी चीज़ें फिर खुद सामने आएंगी अगर इसकी तहकीकात कराई जाए तो ये सारी। अच्छा शाह हुसैन, एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही है, शायद नाज़रीन भी इस चीज़ को समझना चाहें कि आपने हमें बताया कि एक तरफ तो बल्क में मेडिसिन खरीद ली जाती है जो कि स्टोरों में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत भी हमें दिखाई देती है। जब मरीज दवाई लेने जाते हैं तो कहा जाता है जी ये बल्क में मौजूद नहीं है, ये हमारे पास स्टोर में मौजूद नहीं है। तो ये क्या सिचुएशन है, इतनी बल्क में होने के बावजूद भी किल्लत क्यों सामने आती है? देखिए फरजाना, यहाँ पे जो एक मिली भगत हम उसको कह सकते हैं, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अस्पताल के इंतज़ामिया या जो डॉक्टर्स होते हैं, ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर्स होते हैं,
उनके भी कुछ मिली भगत उसमें शामिल होती हैं। वो जो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर्स है या मेडिसिन एजेंसियां हैं, उनसे जो है ना कुछ किक बैक्स लेके उनकी जो अद्वियात है वो तजवीज़ करते हैं। वो फिर ऐसी अद्वियात लिखते हैं कि सिर्फ उनके ब्रांड जो है ना वो तब्दील होते हैं, यानी कंपनी तब्दील होते हैं, ब्रांड नेम तब्दील होता है, दवा वही होती है, सिर्फ ब्रांड नेम तब्दील होता है। वो जाके उनको कहा जाता है कि ये फ़लाना रोड पे फ़लाना मेडिकल से ये दवा मिलती है, तो आप वहाँ पे जाके ख़रीद लीजिए, अस्पताल में दस्तयाब नहीं है। कुछ इस तरह की मिली भगत भी सामने आती है। यानी मेडिकल स्टोर्स अब प्राइवेट, आप जाके देखें सरकार अगर एक खतीर रकम हुकूमत मुख्तस करती है, पहले तो ये कि असूलन तो ये कि किसी भी सरकारी अस्पताल के करीब कोई प्राइवेट मेडिकल स्टोर होना ही नहीं चाहिए। अगर हुकूमत ये दावा करती है कि अस्पताल में तमाम अद्वियात, तमाम मेडिकल आलात दस्तयाब है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के करीब या उसके सामने कोई प्राइवेट मेडिकल स्टोर रूल्स के मुताबिक होना ही नहीं चाहिए। मगर अगर हम देखें, यहाँ पे हर अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर्स, प्राइवेट मेडिकल स्टोर, उनकी एक पूरी मार्केट लगी, लाइनें लगी होती हैं। वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स जो हैं उनकी तो लाइनें लगी होती हैं। जी जी, उनके लाइनें लगी रहती हैं, या उनका कारोबार बिल्कुल चमक रहा होता है, या इनकी चांदी होती है सरकारी अस्पतालों के मरीजों पे। वार्ड से भी मरीज आते हैं, उनको पर्चियाँ लिख के थमा दी जाती हैं, और शोबायत साथ से भी मरीज आते हैं, उनको पर्चियाँ लिख के थमा दी जाती है। यानी ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात है, जान बचाने वाले अद्वियात है, यहाँ एमरजेंसी के शोबों में वो तक दस्तयाब नहीं होती, या तो फिर छुपा दिया जाता है कि ये यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, आप फ्लावर रोड से ख़रीदें, फ्लावर स्टोर से ख़रीद लें। तो ये कंडीशन है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल शाह हुसैन, यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर एक तरफ देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत दिखाई देती है, दूसरी तरफ एमएसडी में संगीन किस्म की बेकायदगियां देखने में आई हैं, तो हुकूमत इस हवाले से क्या कोई इक़दाम उठा रही है? अभी सिर्फ बात यह ना कि जो रिवायती तौर पर जो रिवायती एक दावा होता है, दावे होते हैं, अभी तक हुकूमत की तरफ से तो हम सिर्फ दावे ही सुन रहे हैं कि सेहत के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही है, सेहत के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मगर अमलन अगर हम देखें तो इन तमाम दावों के बावजूद हमें ऐसी कोई शफाफियत नज़र नहीं आ रही। अभी भी अगर हम जाके अस्पतालों का विज़िट करें, जाके देखें, मरीज़ों से पूछें, मरीज़ों का पुरसान हाल जाने, उनका हाल जाने, वो यकीनन मरीज़ रुल रहे हैं अस्पतालों में कि वो महंगी अद्वियात जाके ख़रीदते हैं। महंगाई के इस दौर में सरकारी अस्पताल होता ही गरीबों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए होता है। एक आदमी जो कि वो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो तो हर जगह से अपना इलाज करा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर एक गरीब आदमी जिसके पास डॉक्टर की फ़ीस भी दस्तयाब नहीं होती, यानी दवाएँ ख़रीदना तो अलग सी बात है, एक्सरे कराना तो अलग सी बात है, अल्ट्रासाउंड करवाना तो अलग सी बात है। यहाँ पे अस्पतालों में एक्सरे मशीनें तक ख़राब है, एक्सरे फिल्म तक दस्तयाब नहीं होती, ये सूरत हाल है। मगर हुकूमत के तो सिर्फ अभी तक दावे ही हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा शाह हुसैन, मुझे आपसे एक डिटेल आंसर चाहिए। मुझे ये बताएं कि चेयरमैन पीएसी की जानिब से कुछ सिफारिशात पेश की गई थी, क्या वो सिफारिशात क्या थी और उनके ऊपर क्या अमल दरामद हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो मज़ीद क्या इक़दामात मतवक्के हैं इस हवाले से? जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऑडिट की जानिब से जो ऑडिट करवाया गया है, उसमें ये सिफारिशात शामिल हैं कि हुकूमत सेहत के शोबे में अद्वियात की ख़रीदारी से लेके उसकी तकसीम तक के मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाए, और उसमें ऐसे लोग शामिल करें जिनकी शोहरत अच्छी हो, और जो कि जिन पर करप्शन पर कोई इल्ज़ाम ना हो, जिनके दामन पे कोई दाग ना हो, यानी मेरिट पे ऐसी कमेटियाँ बनाएं जो जिनकी निगरानी में फिर जाके ये अद्वियात ख़रीदें या फिर अस्पतालों में ये अद्वियात पहुँचाएँ। नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए मॉनिटरिंग का एक निज़ाम कायम किया जाए तमाम सरकारी अस्पतालों में, जो देखें कि वहाँ की ज़रूरियात क्या हैं, और जो चीज़ें हुकूमत प्रोवाइड कर रही हैं, जो वसाइल हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, आया वो वसाइल दुरुस्त तरीके से भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उससे मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है, वो दस्तयाब है मरीज़ों के लिए कि नहीं है। ये मॉनिटरिंग का एक सिस्टम नाफिज किया जाए।
नंबर 3 ये कि जो भी लोग इस करप्शन कहें या बेकायदगी कहें या मशकूक ख़रीदारी कहें, जो भी इसमें मुलविस है उनकी तहकीकात कराएं, उनको सामने लाएं और उनको रूल्स के मुताबिक उनके खिलाफ बिल्कुल देखा जाए तो नाज़रीन अलमिया यह है कि अद्वियात मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद किल्लत है। ये एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है। हम यही कहेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जो सिफारिशात दी गई हैं उन पर अगर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए तो शायद आने वाले वक्तों में इसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।